गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक का जो इनक्वास्ट का चेकलिस्ट है उसके अंदर मिजरेबल इलिमेंट A1.2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो A1.2 के अंदर हम हमारी हेल्थ फैसिलिटी है वो इन्फेंट और नियोनेटल जो चाइल्ड है उसमें कौन सी सेवाएं देती है उसके बारे में आता है। तो हम आगे बढ़ने से पहले हमें जानना जरूरी है कि इन्फेंट और नियोनेट की डेफिनेशन क्या है। तो नियोनेट या हम किसको बोलेंगे, तो जब डे ऑफ द बर्थ से 28 दिन तक का समय उसको नियोनेटल पीरियड कहा जाता है। उसके बाद इन्फेंट हम किसको बोलेंगे, तो डे ऑफ बर्थ से बच्चा 1 साल का हो जाए तो वो 1 साल की ड्यूरेशन है वो इन्फेंट पीरियड में आती है। तो हम बात करेंगे जो मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन उसमें कौन कौन से आते हैं और रिकॉर्ड क्रिएटिंग हमें क्या करना है। तो मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन में सबसे पहले आता है कि हमारी जो हेल्थ फैसिलिटी है वो हेल्थ फैसिलिटी के अंदर जो न्यूबॉर्न चाइल्ड है और इन्फेंट है उसके वो हाई रिस्क है कि नहीं, वो आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि नहीं, और आगे रिफर करने का कोई प्लानिंग है कि नहीं, तो हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले आता है न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न में सबसे पहले आता है कि प्री टर्म। प्री टर्म यानी प्री टर्म की डेफिनेशन है कि लाइव बर्थ है वो टर्म से पहले यानी 37 वीक से पहले अगर किसी चाइल्ड का बर्थ हो तो उसको हम प्री टर्म चाइल्ड बोलेंगे। उसके बाद ये जो प्री टर्म चाइल्ड है उसमें जो उसकी बॉडी की सारी सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रेनल सिस्टम है, तो सारी सब डेवलप होती नहीं है, इसलिए हमें हायर सेंटर पर रिफर करना पड़ता है। उसके बाद जो बच्चा है उसमें आता है सेप्सिस। जो भी बच्चा न्यूबॉर्न है उसको हॉस्पिटल एक बार इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसमें सबसे ज़्यादा जो इन्फेंट है वो पहले 28 दिन में एक्सपायर होते हैं। उसका मेन ही रीज़न है कि हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन। तो सेप्सिस होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर सेप्सिस है तो हमें हायर सेंटर पर रिफर करना पड़ेगा। उसके बाद आता है जो बच्चा है उसका लो बर्थ वेट हो। लो बर्थ वेट की डेफिनेशन में आता है कि उसके क्लासिफिकेशन में 3 टाइप है। एक तो लो बर्थ वेट यानी न्यूबॉर्न का वेट है 2500 ग्राम से कम तो उसको हम लो बर्थ वेट बोलेंगे। अगर न्यूबॉर्न का वेट है 1500 ग्राम से कम तो उसको सीवियरली लो बर्थ वेट हम बोलेंगे। अगर न्यूबॉर्न का वेट 1000 ग्राम से कम है यानी 1 किलो से कम है तो उसको हम एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बोलते हैं। तो अगर हमारे वहाँ फैसिलिटी में जो बच्चे का बर्थ है वो बर्थ के टाइम उसका वेट है 1800 ग्राम से कम है तो उसको हम हायर सेंटर पर रिफर करेंगे और हाई रिस्क आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो ऐसे ये जो न्यूबॉर्न है उसके अंदर जो सारे साइन है वो हाई रिस्क के साइन है। और जो भी न्यूबॉर्न बच्चा है उसमें अगर कोई कॉन्जेनिटल एनोमली है कि नहीं। कॉन्जेनिटल एनोमली के 2 प्रकार आते हैं, एक तो विजिबल है और नॉन विजिबल है। जो विजिबल कॉन्जेनिटल एनोमली है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो नॉन विजिबल एनोमली है उसको हम एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन करके आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो विजिबल कॉन्जेनिटल एनोमली कौन कौन सी है, तो विजिबल कॉन्जेनिटल एनोमली के अंदर जो न्यूरल डिफेक्ट है, क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलेट है, डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया हिप है और डाउन सिंड्रोम। तो ये सारी जो एनोमली है वो हम विजिबल कर सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम आगे बच्चे को रिफर कर सकते हैं। अब आते हैं इन्फेंट के अंदर। इन्फेंट के अंदर हाई रिस्क साइन कौन से है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में जो लो बर्थ वेट और प्री टर्म के बाद जो मेन कोज है वो है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन की वजह से बच्चे की डेथ हो सकती है। तो इन्फेंट में कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो पहले आता है एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो बच्चे को एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेंट को ARI है कि नहीं हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें जो बच्चा है उसकी रेस्पिरेशन रेट देखनी है। तो रेस्पिरेशन रेट के अंदर अब बच्चे की जो एज है 2 मंथ से कम है तो 60 से ज़्यादा अगर उसकी रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट है तो न्यूमोनिया का साइन है। अगर बच्चे की एज है 2 मंथ से लेके 12 मंथ यानी 1 साल तो उसमें अगर उसकी रेस्पिरेटरी रेट है 50 से ज़्यादा है तो न्यूमोनिया का साइन है। अगर बच्चे की एज है 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम तो उसकी रेस्पिरेटरी रेट 40 पर मिनट से ज़्यादा है तो न्यूमोनिया का साइन है। उसके बाद हमें लुक, लिसन और फील करना है, बच्चे को देखना है और कुछ चीज़ लिसन करनी और फील करनी है। तो हम लुक में क्या करेंगे, बच्चा जो है वो उसके चेस्ट इंड्रोइंग हो रही कि नहीं है, चेस्ट इंड्रोइंग के साइन हमें देखने हैं। उसके बाद नाजल फ्लरिंग और ग्रंटिंग साउंड हमें सुनना है और जो वीजिंग आता है वो हमें स्टेथोस्कोप से अस्कल्टेट करना है। तो उससे पता चलता है कि बच्चे को एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है कि नहीं। तो ये सारे साइन अगर मौजूद है तो हमें हायर सेंटर पर रिफर करना चाहिए।
उसके बाद आता है डायरिया। डायरिया में डायरिया में हमें डिहाइड्रेशन लेवल देखना है। डिहाइड्रेशन लेवल में माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर टाइप है, और जो सीवियर टाइप है उसमें हमें हायर सेंटर पे रिफर करेंगे। तो सीवियर डिहाइड्रेशन हमें कैसे पता चलेगा? तो बच्चे को जब हम देखते हैं तो बच्चा लेथार्जिक होगा, इरिटेबल होगा, अनकॉन्शियस होगा। तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं वो हाई रिस्क होते हैं। और उसका हम आई देखेंगे तो उसकी आई ड्राई और शंकन होगी, और स्किन पिंच करेंगे। स्किन पिंच में हमें बच्चे की जो स्किन है, वैसे एब्डोमिनल स्किन है, वो पिंच करना है। तो पिंच करने के बाद रिलैक्स करने हैं, तो जो स्किन है नॉर्मल पोजीशन में आती है। अगर नॉर्मल पोजीशन आने में 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगता है तो उसका मीन्स है उसका स्किन पिंच है वो वेरी स्लो है। तो ऐसे बच्चे को सीवियर डिहाइड्रेशन है और हमें हाई सेंटर पर रेफर करना चाहिए। और फीवर, अगर इन्फेंट है और न्यूबॉर्न को फीवर के साइन है, या जो न्यूबॉर्न है हाइपोथर्मिक है, अगर न्यूबॉर्न हाइपोथर्मिक हमें उसका एक्सिलरी टेम्परेचर हम देखेंगे, जो उसमें अगर ये उस टेम्परेचर 35.5 सेल्सियस से कम है तो हाइपोथर्मिया के चांसेस है, जिससे हाइपोग्लाइसेमिया जैसी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो ऐसे बच्चे को हमें हायर सेंटर पर रिफर करना चाहिए। और अगर उसका जो टेम्परेचर है 37.5 से ज़्यादा है और 102 डिग्री से फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो हमें हायर सेंटर पर रिफर करना चाहिए। और आता है जॉन्डिस। तो जॉन्डिस यानी पीलिया। तो बच्चे की जो स्किन है और उसकी जो आई है उसमें येलो कलर का डिस्कलरेशन होता है, और उसका जो यूरिन पास आउट है वो भी येलो कलर का होता है। तो अगर बच्चे को हम देखते हैं, अगर उसके पाम और सोल्स में अगर जो येलो कलर डिस्कलरेशन है तो उसका मतलब है उसको सीवियर जॉन्डिस है। और जो भी इन्फेंट है उसकी हम जब विजिट करते हैं तो उसका इन्फेक्शन के कॉमन बैक्टीरिया यानी सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि नहीं वो भी देखना है। तो सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैसे पता चलेगा? तो बच्चे की आई और ईयर हम देखेंगे, यानी कि आँख और कान देखेंगे। उसके अंदर अगर जो पुरुलेंट डिसऑर्डर है तो वो सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। स्किन पुस्टुल देखेंगे, अगर स्किन पुस्टुल है वो 10 से ज़्यादा है तो वो भी सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साइन है। तो ऐसे बच्चे को भी हमें हायर सेंटर पर रिफर करना चाहिए। तो ये हो गया इन्फेंट और न्यूबॉर्न में हाई रिस्क हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसको रिफर करेंगे। उसके बाद आता है जो इन्फेंट है, जब बच्चा न्यूबॉर्न है और जब वो 1 साल का हो जाए तो हमें इम्यूनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो इम्यूनाइजेशन सर्विस के अंदर हमें दो वर्ड है, एक फुल इम्यूनाइजेशन है और एक कंप्लीट इम्यूनाइजेशन है। तो फुल इम्यूनाइजेशन की डेफिनेशन है कि बच्चा इन्फेंट यानी 1 साल हो जाए और 1 साल के अंदर उसको मिलने वाली सारी रसी और टीका और उसका टीकाकरण हो जाए तो उसको हम फुल इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। और कंप्लीट इम्यूनाइजेशन उसको बोलेंगे अगर बच्चा 2 साल का हो जाए, 2 साल में मिलने वाले सारे टीके बच्चे को मिल जाए तो उसको हम कंप्लीट इम्यूनाइजेशन बोलेंगे। तो हमें इन्फेंट के लिए ये जो फुल इम्यूनाइजेशन है हो जाए वो देखना है। तो उसके अंदर जो बर्थ डोज है उसमें BCG, हेपेटाइटिस और ओरल पोलियो वैक्सीन है। बाद में 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक में हम FIPV, PCV, पेंटाविलेंट, ओरल पोलियो और रोटा वायरस जैसे वैक्सीन देते हैं। 9 महीने का बच्चा हो जाए उसको हम मीजल्स रूबेला वैक्सीन देते हैं और विटामिन A का 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट डोज देते हैं। तो सारी वैक्सीन यानी टीकाकरण बच्चे को होना चाहिए। बाद में लास्ट में आता है एसेंशियल न्यू बोर्न केयर, जिसको हम शॉर्ट में ENBC भी बोलते हैं। तो एसेंशियल न्यू बोर्न केयर के अंदर एक जो भी हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक है जिसके अंदर बेड की सुविधा यानी डिलीवरी की सुविधाएं उपलब्ध है उसमें ही ये अप्लाई होगा। तो एसेंशियल न्यू बोर्न केयर में कौन कौन सी चीज़ आती है? तो एसेंशियल जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको हम कुछ जो केयर है वो एसेंशियल है उसको देनी है, वरना बच्चे को दिक्कत आ सकती है। तो उसमें सबसे पहले है कि जब भी बच्चे का बोर्न हो तो हमें उसका टाइम और वेट लिखना है। टाइम और वेट लिखने के बाद जो भी बच्चा है वो क्राई कर रहा है कि नहीं हमें देखना है। उसके बाद जो हमारे पास अगर बच्चा क्राई कर रहा है तो हमारे पास प्री वॉर्म किए हुए टॉवेल हो गए, जिसमें एक टॉवेल से बच्चे को ऊपर से लेके नीचे साफ करना है। साफ करने के बाद जो दूसरा टॉवेल है वो यूज करना है। दूसरे टॉवेल से बच्चे को लेके माँ के एब्डोमेन यानी पेट पे रखना है। बच्चे को पेट में रखने के बाद उसकी रेस्पिरेशन काउंट चेक करनी है। 1 मिनट के अंदर अगर 30 से लेकर 60 तक बच्चे की रेस्पिरेशन काउंट है यानी बच्चा सही से सांस ले रहा है। अगर बच्चा सही से सांस नहीं ले रहा है तो हम अर्ली कोड क्लेम करेंगे और बच्चे का रिससिटेशन करेंगे। और बच्चा अगर सही से सांस ले रहा है तो हमें रिससिटेशन नहीं करना है और कोई भी स्टिमुली भी नहीं देनी है। अब उसके बाद बच्चे का हम डिले कोड क्लैंपिंग करेंगे।
तो डिले कोड क्लैंपिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बच्चे को जब डिले कोड क्लैंपिंग करते हैं तो माँ से बच्चे के अंदर 100 ml जितना ब्लड जाता है। इसकी वजह से 2 ग्राम हीमोग्लोबिन का लेवल बच्चे का इंक्रीज होता है और वो बच्चे की सारी सिस्टम, इम्यूनिटी और IQ लेवल बढ़ाने में वो हेल्प करता है। तो ये हो गया डिले कोड क्लैंपिंग का यूज। उसके बाद जो भी बच्चे हैं उसके दाहिने हाथ में हम उसका बच्चे का आइडेंटिफिकेशन टैग लगाएंगे और बच्चे को सिर पे हम कैप लगाएंगे, दोनों हाथ में सॉक्स लगा देंगे और पैरों में भी सॉक्स लगा के और नेपी लगा के बच्चे को माँ के दोनों ब्रेस्ट के बीच में हम रखेंगे और हम माँ को माँ जल्दी जो बच्चे की माँ है और उससे बच्चे को जल्दी से जल्दी जितना हो सके अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हो ऐसा हम प्रयत्न करेंगे। उसकी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट होने के बाद हम जो बच्चे और माँ को दोनों को एक वार्म टॉवल हो गए, वार्म जो चादर है, तो उससे हम बच्चे को और माँ को क्लोज कर देंगे, कवर कर देंगे और उसके बाद हम 1 घंटे तक बच्चे दोनों को मदर और चाइल्ड बच्चा है उसका ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। बाद में हम उसको विटामिन के का इंजेक्शन देंगे। विटामिन के इंजेक्शन देने का यूज क्या है? तो विटामिन के इंजेक्शन देने से बच्चे में जो हेमोरेजिक डिसऑर्डर होता है, यानी बच्चे के अंदर जो इंटेस्टाइन के अंदर हेमरेजिक कोलाइटिस होता है वो ना हो, तो ये हेमरेजिक डिसऑर्डर से विटामिन के प्रिवेंट करता है। क्योंकि बच्चे जो भी न्यूबॉर्न है उसका गट होता है वो स्टीराइल होता है और जो विटामिन के जो प्रोड्यूस करता है वो बच्चे में होता नहीं, इसलिए हमने बाहर से विटामिन के देना पड़ता है। तो वो विटामिन के हम अगर बच्चे का वेट 1 किलो से कम है तो 0.5 मिलीग्राम देंगे और बच्चे का वेट 1 किलो से ज़्यादा है तो उसको 1 मिलीग्राम विटामिन के हम देंगे और इंट्रामस्कुलर देते हैं और बच्चे के जो एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में है वहाँ पे देते हैं। तो इस तरह से हमें एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर जो प्रोटोकॉल है वो अप्लाई करना है। तो ये हो गया हमारा मेजरेबल एलिमेंट A1.2। तो इस तरह से ये जो है A1.2 में जो सारे मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन बताए वो आपको याद करने हैं और इसमें जो स्टाफ इंटरव्यू आपको पूछा जाए तो इसमें से आपको आंसर करना है। तो रिकॉर्ड रिव्यू में आप क्या कर सकते हो? तो रिकॉर्ड रिव्यू में जैसे मदर का इंडोर केस बना है वैसे भी ये चाइल्ड का यानी न्यूबॉर्न का इंडोर केस बनेगा। उसमें न्यूबॉर्न चेकलिस्ट है वो आपको फिल करना है, उसके अंदर क्या क्या आप इंटरवेंशन करते हो सारे के सारे लिखने हैं और रिकॉर्ड पे दिखाना है। उसके बाद आता है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन के अंदर जो MCTC कार्ड है यानी मैटरनल चाइल्ड ट्रैकिंग कार्ड है उसके अंदर आपको सारी एंट्री करनी है और जो ऑनलाइन पोर्टल है उसमें भी आपको एंट्री करना है और ये जो रिकॉर्ड है आपको क्रिएट करने हैं। तो ये हो गया ये हमारा मेजरेबल एलिमेंट A1.2। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रश्न में कोई समझ में नहीं आ रहा, गाइडलाइन की ज़रूरत है, IC की ज़रूरत है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिखिए, मैं जितना बनता हुआ प्रयास करूँगा कि आपको सारे गाइडलाइन और जो भी IC आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मेजरेबल एलिमेंट A1.3 देखेंगे जिसके अंदर एडोलेसेंट जो हमारे बॉयज एंड गर्ल है और चिल्ड्रन है उसको हम कौन कौन सी हमारी हेल्थ एंड वेलनेस में सेवाएं प्रदान करते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी हमारे हेल्थ स्टाफ को शेयर करिए जिससे उनको भी हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक अच्छी तरह से करने में मदद मिले और हमारी सारी सेवाएं हम लोगों को प्रदान कर सकें। थैंक यू।